इस बार का जो बजट है ना, ये थोड़ा खास भी होने जा रहा है। जैसे बजट से पहले अक्सर हम इस तरह के सेशंस के माध्यम से बजट पर एक जनजागृति सी लेकर आते हैं ताकि आपको पता रहे कि आफ्टर ऑल देश का बजट होता क्या है। आइए यूनियन बजट 2026 को लेकर के कुछ आम बातचीत कर ही लेते हैं, क्योंकि 1 फरवरी को इस साल हमारा बजट आ रहा है। न्यूज़ कटिंग्स के साथ, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी अब नवीं बार बजट लेकर आ रही हैं एज एन फाइनेंस मिनिस्टर। उम्मीदें की जाती हैं कि वो इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, टैक्स को लेकर कुछ ना कुछ घोषणा करेंगी। ऐसा होगा तो बाजार को बहुत सी उनसे उम्मीदें होंगी। बात करें उम्मीदों की, तो चर्चाएं हैं, पता चलेगा 1 तारीख को, लेकिन चर्चाएं हैं कि हस्बैंड वाइफ का हो सकता है टैक्स स्लैब 1 कर दिया जाए, न्यू टैक्स रिजीम को और बल दिया जाए, पुरानी वाली को सनसेट क्लॉज के तहत बंद कर दिया जाए। न्यू टैक्स रिजीम के साथ साथ हस्बैंड वाइफ की कमाई को 1 करके टैक्स को कम करने पर प्रोविजंस की जा सके, क्योंकि अमेरिका जैसे देश के अंदर पहले से ही उपबंध है कि परिवार संयुक्त रूप से कमाता है तो उन्हें और बेनिफिट दिया जाए। टैक्स के नाम पर टैक्स टेररिज्म ना हो, टैक्स की पेनल्टीज जिसमें सरकार 200% तक वसूल लेती है उन्हें कम किया जाए, आयदाता को क्रिमिनल ना समझा जाए, क्योंकि आज टैक्स डिपार्टमेंट के लोग टैक्स पेयर्स के साथ अत्याचार करते हैं और जो टैक्स पे नहीं करते उनका बाल भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। ऐसे में सरकार को यह कहा जा रहा है कि देखिए टैक्स से देश चलता है और जो टैक्स पेयर है आप उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं, ये कैसा बिहेवियर है। तो इसे बदलने के लिए सरकार लगातार उपबंध कर भी रही है और आगे भी करे, इसके लिए विभागों के द्वारा डिमांड की जा रही है। कई सारे प्रेशर ग्रुप्स सरकार से इस तरह की मांग करते हैं कि साहब सुनो, अब आपका नया टैक्स लॉ भी लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से, जिसमें असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर ये शब्द हट जाएंगे और पूरी तरह से टैक्स ईयर शब्द आएगा, ताकि टैक्स पेयर्स को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। साथ ही साथ जीएसटी की तरह इनकम टैक्स में भी ई लेजर सिस्टम लागू हो जाएगा, लेजरिंग हो जाएगी सारी चीजों की। साथ ही साथ एलपीजी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसके अंदर मर्जर डीमर्जर पर टैक्स में राहत संभव है, इस तरह की उम्मीदें की जा रही हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करने की बातें की जा रही हैं कि साहब कस्टम ड्यूटी कम कर दीजिए। साहब कस्टम ड्यूटी के अंदर कई बार पेनलाइज हो जाती हैं कई कंपनियां, तो उनको पता ही नहीं रहता कहां जाया जाए। तो ऐसे में सर उनके लिए कुछ फैसिलिटेशन लाइए, कस्टम ड्यूटी के स्लैब सेट कर दीजिए कि साहब इस तरह का प्रोडक्ट इस तरह की कस्टम ड्यूटी में आएगा, स्लैब कर दीजिए, ताकि जो विदेशों से सामान हमारे पोर्ट्स पर आ रहा है उसे बहुत दिन तक इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि हमारे माल को आने में और जाने में जितनी सुगमता होगी, भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उतना बड़ा देश बनेगा। तो इनको सबको एड्रेस किया जाए, ये सब चीजें कही जा रही हैं। जैसे डेलोइट जैसी जो सरकार को सलाह देने वाली एजेंसीज हैं, उनका कहना है कि सर कुछ तो करके इंपोर्ट ड्यूटी को तार्किक रूप से लेकर आइए, मतलब कि उसको थोड़ा रैशनलाइज करिए कि हम इस पर इतना टैक्स क्यों लेते हैं, इस तरह की चीजों को उसमें आंसर करिए। कस्टम ड्यूटी को लेकर के भी चेंजेस की डिमांड की जा रही है। अब ये सब आपको 1 तारीख के दिन पता चलेगा कि इनमें से कौन सी डिमांड मानी गई, कौन सी डिमांड नहीं मानी गई। सिल्वर ट्रेड के अंदर, क्योंकि सिल्वर का भाव बढ़े चला जा रहा है, तो क्या उसकी इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार कम कर सकती है क्या, ताकि भाव में कटौती की जा सके, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार से भारतीय बाजार को मैच कराया जा सके। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के बजट से उम्मीदें हैं। अगर ये कुछ भी होती हैं तो बजट के अंदर आप बाजार में उसका असर होते हुए देख पाएंगे। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा, उसके बाद में अभिभाषण पर धन्यवाद दिया जाएगा, फिर उस पर चर्चाएं होंगी, विभिन्न मुद्दों पर बहस होंगी और उसके बाद में छुट्टी हो जाएगी। ये 14 फरवरी से 8 मार्च के बीच में जो अवकाश रहता है, 12 दिन की कुल बैठकों के बाद जो आ रही छुट्टी है, ये लगती छुट्टी है, लेकिन इस बीच में हमारा बजट कई डिपार्टमेंट्स में चर्चाओं के लिए जाता है। सब कई मतलब संसद के अंदर सांसदों की विभिन्न कमेटियां उन पर चर्चा करती हैं। चर्चा होती है कि क्या वाकई में इतना खर्च करने की जरूरत थी क्या इस प्रोग्राम के लिए, क्या पिछली बार जो पैसा इन्होंने खर्च किया था वो वाकई में यूज कर लिया क्या, क्या पैसे के अंदर सही से व्यवस्थाएं तो चल रही हैं। वो सारी बैठकें इस बीच में होती हैं। चर्चाएं कि भाई सरकार कह रही है कि हमें सड़क बनाने के लिए इतने पैसे की जरूरत है, क्या वाकई में जरूरत है। इस तरह की सदन के अंदर बैठकर छोटी छोटी समितियां चर्चाएं करती हैं। फिर उसके बाद जनता के लिए, यानी कि हम सब दिखते हैं कि हाँ सदन में फिर से लोग बैठे, वो होंगे 9 से 25 तारीख के बीच में, मार्च में। जब ये सब यहां पर बैठेंगे तो मंत्रालय की जो ग्रांट्स हैं, यानी कि जो डिमांड्स हैं, उन पर चर्चा होगी कि बताओ साहब इनको पास करना है कि फेल करना है। तो सरकार का जिसका बहुमत होता है वो अपनी बातें पास करा ले जाती है, लेकिन हाँ चर्चा का एक प्रोविजन रखा जाता है कि साहब ये तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्तावित की जाती हैं कि सर ये तो ठीक नहीं पैसा मांग रहे हो आप, स्वास्थ्य में इतना कम पैसा क्यों मांग रहे हो, ज्यादा पैसा खर्च करो, या इस तरह की सदन के अंदर चर्चाएं होती हैं। जब वो हो जाता है, अनुदान पर वोटिंग हो जाती है, फिर सरकार एंड में कहती है सुनिए
खर्चने की सारी जानकारी अगर आप लोगों तक पहुंच गई हो, तो अब हम ये भी बता दें कि हम कमाएंगे कहां से। बोले हाँ हाँ, ये तो बताओ। तो बोले हम ये टैक्स लगाएंगे। तो वो वित्त विधेयक होता है जिसके अंदर सरकार टैक्स लगाने के बारे में बताती है। तो बजट सबसे पहले आएगा 1 तारीख को, उसमें सरकार के द्वारा आंकड़े तो सारे पेश किए जाएंगे, लेकिन जिन्हें गा गा के सुनाया जाएगा या जिन पर चर्चा मांगी जाएंगी वो खर्च की है। क्यों? क्योंकि बजट के माध्यम से सरकार देश की संचित निधि को खर्च करने की सदन से इजाजत मांगती है। जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसको कैसे खर्च किया जा सके इसकी इजाजत सदन से मांगती है। सदन रिप्रेजेंट करता है देश को, तो वहां पर जिसके पास वोट है वो बताता है कि हाँ भाई जाओ और संचित निधि से इतना पैसा खर्च कर लो। कानूनी रूप से एक प्रकार की कार्रवाई होती है। लोकसभा डिपेंडेंट होती है, राज्यसभा को तो हाँ करनी ही होती है। ठीक है, ये बजट की थोड़ी बेसिक इन्फो रही। बजट पर हालांकि जब आप इंडियन राज व्यवस्था पढ़ते हैं, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें बजट पर काफी डिटेल लेक्चर्स होते हैं। लेकिन हाँ, आम जानकारी के लिए, ताकि आपके कुछ कंसेप्ट्स और कुछ जानकारियां रिवाइज हो जाएं, इस चक्कर में हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े, तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चूंकि एआई आ चुका है, तो एआई से हमारे देश के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को लेकर के अब हमारी जो सांसदों के सामने टेबल लगी है, उस पर उन्हें सारा बजट का भाषण सारी भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगा। जो भाषाएं बोली जा रही हैं वो ट्रांसलेट होकर के तुरंत एआई से उन्हें उनकी रीजनल भाषा में सुनाई देने लगेंगी। बजट का जो भी सेशन डिस्कशन चल रहा है, वो प्रसारित जब होगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर जो 22 हमारी भाषाएं हैं, उन भाषाओं के अंदर हमारा संचार हो जाएगा, तो सब सुन पाएगा। सरकार इन चीजों में इस बजट से नवाचार कर रही है प्रस्तुतिकरण के लिए। सरकार कई तरह के बजट ला सकती है। बजट कह सकती है कि भाई संतुलित बजट है, ना आमदनी ना खर्चा, बराबर सा सब चल रहा है, आमदनी खर्चा संतुलित है। असंतुलित में खर्चा ज्यादा, आमदनी कम दिखा दे, सरप्लस में आमदनी अधिक, खर्च कहीं ज्यादा दिखा दे, ज्यादा ही घाटा दिखा दे, तो डेफिसिट बजट। तो बजट इस प्रकार से सरकार के द्वारा लाने का प्रयास किया जाता है। यूनियन बजट वर्सेस अंतरिम बजट एक टर्म डिस्कस होती है। जब भी बजट आता है तो पूछा जाता है कि भाई इस बार का बजट कौन सा आया है, तो सब अंतरिम बजट कहा जाता है उस स्थिति को जब सरकार चुनाव में जा रही हो। जैसे पिछली बार 2024 में जब बजट मई के अंदर चुनाव होने थे, तो बजट तो फरवरी में ही आना था, तो 3 महीने के लिए जो बजट आया था वो अंतरिम बजट था। जब सरकार चुनाव में जाती है तो 3 महीने के लिए भी बजट प्रस्तुतिकरण करती है, तो वो अंतरिम बजट की श्रेणी में आता है। फुल बजट जो अब चूंकि साल रनिंग है, तो इस दौरान जो लाया गया बजट है वो बजट फुल बजट कहलाता है। अच्छा, बजट में लेते क्या है, प्रस्तुत क्या क्या करते हैं? सरकार प्रस्तुत करती है अपने खर्चे और अपनी आमदनी के सोर्स। खर्चों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक वो जो कि रिकरिंग बेसिस पर होने हैं, यानी जिनका होना तय है, जैसे आपकी तनख्वाह, पेंशन्स, इंटरेस्ट का भुगतान, ये होने ही तय हैं, तो इनको रेवेन्यू बजट में डाल दिया जाता है। या फिर आपसे से वसूलने वाला टैक्स, या फिर आपसे ब्याज की वसूली, ये सब रिकरिंग बेसिस पर है, जिनकी पुनरावृत्ति हो सके, दोहराव हो सके, वो रेवेन्यू का हिस्सा हो जाते हैं। जिनका निवेश किया जा सके, जो एक बार खर्चा हो, जैसे आपको कार खरीदनी है, घर खरीदना है, कहीं नए निर्माण करने, नई सड़कें बनानी है, ब्रिज बनाने, अस्पताल बनाने, ये कैपिटल में आते हैं। तो कैपिटल सरकार खरीदती भी है, बेचती भी है, मतलब खर्च भी करती है और कमाती भी है। कमाती कैसे है? सरकार ने कहीं कोई माइन बेच दी, स्पेक्ट्रम बेच दिया, है ना, कहीं से लीज कर दिया, कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा सरकारी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां से सरकार कमाती है। तो बजट में 2 मुख्य चीजें होती हैं, एक रेवेन्यू होता है और एक कैपिटल होता है। रेवेन्यू रिकरिंग के लिए यूज किया जाता है, कैपिटल आपको वन टाइम के लिए यूज किया जाता है। रेवेन्यू के अंदर 2 प्रकार की, या तो आमद होंगी आपके पास या खर्चे होंगे। ऐसे ही कैपिटल में या तो आमद होंगी या खर्चे होंगे। इन सब चीजें मिलकर के बजट का निर्माण होता है। ठीक है, ये सब बातें आप लोगों के लिए, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत अच्छे से याद होने वाली बातें हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम जिक्र करते चल रहे हैं। रेवेन्यू के अंदर जो आमदनी के मेजर सोर्स होते हैं, उनको टैक्स और नॉन टैक्स में बांटकर डिस्कस किया जाता है। जब बजट आएगा तब मैं आपको ये सारी बातें विद रेफरेंस खोल खोल करके दिखा दूंगा। ठीक है, भारत के संविधान में चूंकि आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है, यहां पर बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को यह जानकारी दी जाती है। क्योंकि ये सारा कंटेंट आप देख रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसमें से लिखे हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन्हें पढ़ें, तो हम अपनी वेबसाइट्स पर इन्हें अपलोड कर देंगे, अंकित इंस्पायर इंडिया अपनी पाठशाला, आप वहां से जाकर इन्हें देख भी सकते हैं। बजट लाते क्यों हैं भाई? ऑब्वियसली बेसिक सी बात है, देश को चलाने के लिए। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि आप कमाते हैं लेकिन आपको खर्च करना नहीं आता, आप खर्चते हैं, कमाना नहीं आता। तो देश को एक
इकोनॉमिक डिसिप्लिन देने के लिए बजट लाना ज़रूरी है। बजट लाने के लिए आर्थिक विकास का पूरा खाँचा तैयार होता है कि हम इतना खर्च करेंगे, इतना कमाएँगे। आप कहेंगे सर कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई जैसे कोरोना, तो उसके लिए आकस्मिक बजट का भी प्रावधान रखा जाता है हमारे बजट के अंदर। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं कि हम क्यों बजट लाते हैं, मतलब ये पूछने वाली बातें नहीं होती हैं। इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो इसका इतिहास है। इकोनॉमिक सर्वे सामान्यतया बजट से कुछ दिन पहले ही ले आया जाता है। पहले बजट के साथ आया करता था, उसके बाद इसको बदल दिया गया। 1965 से इसे बजट से अलग करके पेश किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई पिछली बार जो हम बजट लाए थे उसमें हमने क्या-क्या अचीव किया। अचीवमेंट कहिए या सरकार की नीतियों की व्याख्या कहिए कि सर यहां पर खर्चे हुए थे। ये वैसी वाली बात है कि आपने घर का पैसा खर्च तो किया, लेकिन एक अनुभव भी आपने प्राप्त किया कि हाँ यार यहां चैलेंजेस आए थे, है ना? तो उनकी रिपोर्टिंग आप इकोनॉमिक सर्वे के अंदर करते चलते हैं। आप बताते हैं कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम कहां-कहां चुनौतियां पाएंगे और कहां हम अपॉर्चुनिटी पाएंगे। ये सब इकोनॉमिक सर्वे का हिस्सा होता है। सवाल है बजट कैसे-कैसे पेश होता है, कितने पदों में होता है? तो सबसे पहला कदम होता है बजट की प्लानिंग का। प्लानिंग कौन करते हैं? विभिन्न विभाग करते हैं। आपको लगता है बजट अभी 1 फरवरी को आ रहा है, सरकार तो पहले 7-8 महीने पहले से ही काम शुरू कर देती है। भारत सरकार की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, वो पहले से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये सारे काम शुरू कर चुका होता है। नीति आयोग से प्लानिंग पूछता है, बताओ हमको विकसित भारत बनाना है, तो हम किस दिशा में कितना बजट रखें? 6-7 महीने पहले से ही काम शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में फिर मीटिंग्स चल रही होती हैं। भले ही 1 फरवरी हमें तारीख पता हो, तैयारियां बहुत पहले से हो रही हैं। उसमें प्रॉपर बजटरी मीटिंग्स होती हैं। कई तरह के इसके अंदर अलग-अलग सोर्सेज़ रेवेन्यू तय किए जाते हैं। कमाएँगे कहाँ से, खर्च कहाँ करेंगे, हमारे बजट के अंदर कितनी बजट रखी जाए फाइनली, बजट प्रपोज़ल से देश पर कहीं भार तो नहीं पड़ जाएगा, घाटा तो नहीं हो जाएगा, हमें बोरोइंग्स तो नहीं करनी पड़ जाएँगी, हम कहीं महँगाई तो नहीं बढ़ा देंगे, कहीं हम दुनिया के सामने इम्पोर्टर तो बनकर नहीं रह जाएँगे। सारी बातें फाइनेंस के अंदर चर्चा के अंदर एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है जो इस तरह की काम करता है। ये सब जब बन जाता है तब हम फिर से इसको सरकार के द्वारा प्रेज़ेंट करवाते हैं सदन के अंदर कि सर हमने अब देश से इजाज़त माँगने के लिए सदन के सामने प्रस्तुत हो गए हैं। ये ज़रूरतें हैं, देश को इस तरह से नीति आयोग का कहना है कि देश को इस दिशा में ले जाना है तो इतना खर्चना पड़ेगा। उसके विज़न को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह से आपके सामने इसे लेकर आ गए। सरकार अपना प्रेज़ेंटेशन देती है, फिर उस प्रेज़ेंटेशन का अप्रूवल होता है और फाइनली उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये काम हमारे बजट के अंदर होते हैं। बजट की हर साल कोई थीम होती है। पिछली साल थीम के अंदर 4 चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। इस बार की थीम देखनी होगी कि सरकार क्या लेकर के आती है। जो भी आएगी हम उसको आपके साथ में साझा करेंगे, ठीक है? यहां से आगे की जानकारी में निर्मला सीतारमण जी ऑलरेडी हलवा सेरेमनी में एंट्री कर गई हैं। अब ये क्या है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे एक डिपार्टमेंट को पता है, उसको नहीं पता है। फाइनेंस में भी कई डिपार्टमेंट है, उन्हें नहीं पता है। सबके फोन रखवा लिए जाएंगे क्योंकि पता है ना जैसे ही सरकार कोई अनाउंसमेंट करेगी, स्टॉक मार्केट में कोई व्यक्ति केवल नजर लगा के बैठा है कि सरकार बस ये कह दे कि इतना टैक्स कम किया गया है इस उत्पाद पे। वो अगर पहले से ये जानकारी रखता हो तो भर भर के स्टॉक परचेज करके बैठ जाए। सरकार जैसे ही बोले वो स्टॉक दौड़ के भागे, वो दौड़ के भागे तो तुरंत वो तो मालामाल हो जाए। तो सरकार क्या करती है कि बजट के अंदर कोई ही जानकारी लीक ना हो जाए, इसके लिए एक दिन पहले अभी 27 तारीख को ही सारे के सारे अधिकारी बिना फोन के एक कमरे में एंट्री कर गए हैं, डिपार्टमेंट में एंट्री कर गए हैं। सख्त स्कैनिंग हो गई है। बढ़िया उन्हें हलवा खिला के अंदर एंट्री करा दिया कि 1 तारीख तक अब कोई बाहर नहीं जाएगा। घर वालों से टाटा बाय बाय बोल दो। यहां से बैठ के सब बजट बनाएंगे, चर्चाएं करेंगे, कहीं कोई दिक्कत ना हो इसकी चर्चाएं करेंगे। सारे फैक्ट फिगर क्रॉस चेक होंगे, सारे डिपार्टमेंट से रीचेक होंगे, सब हो जाएगा। लेकिन सूचना बाहर ना निकले इसके लिए हलवा सेरेमनी करके कमरे में अब सारा विभाग बंद हो चुका है। 1 तारीख को सब लोग बाहर निकलेंगे। इस बीच में क्या होता है? सरकार अपना माहौल बना रही होती है। माहौल को राष्ट्रपति के माध्यम से। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति बाध्य है सरकार के बातों को रखने के लिए। ऐसे समझिए हमारे संविधान में कहा गया है ना कि जो हमारा प्रेसिडेंट है उनके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिनकी बातों को वो रखते हैं। तो ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि साहब सुनिए, आप हमारी तरफ से सरकार की उपलब्धियां बता दीजिए महामहिम। तो सरकार बजट भाषण में राष्ट्रपति को लेकर आती है, सदन को संबोधित किया जाता है कि देखो सरकार ने ये उपलब्धियां पाई हैं, हमारा टारगेट ये है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, फिर उनका धन्यवाद प्रस्ताव होता है, ठीक है? तो बजट अब जो आएगा उसके अंदर ये सारी विधान चल रहे हैं, आप शायद उन्हें सुन पाएं। इस बीच में हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनकी तरफ से ये बात बताई गई कि सुनिए, हम लोग कितनी सारी चीजें करने जा रहे हैं नवाचार के मामले में, प्रस्तुतिकरण के मामले में, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर के बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। बजट की मेकिंग आपसे मैंने डिस्कस की। अब आने वाला बजट आपको बताएगा कि देश का ग्रोथ इंजन किस दिशा में कितना तेजी से चल पाएगा। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। आप अपने साथियों को अपने चैनल के साथ जोड़ सकें, इसके लिए आप उनसे और अपने आप से खुद से चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।